हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है आदित्य हिंदी की बुक, इसमें जो है अध्याय जो है 29 करेंगे। अध्याय का नाम क्या रहेगा? भाषा विज्ञान। दोस्तों भाषा के विषय में जितने भी जो है सम्मेलन, जितने भी जो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, सभी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आप जो है कंप्लीट अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपका जो भाषा जो है विज्ञान से एक भी जो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, इसको देखने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष जो है व्यक्तायम वाची, अर्थात जो है व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। परिभाषा की बात करें तो व्यक्तावाची वर्णा येषा ता इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि जो है ने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर जो है भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप जो है स्पष्टतया जो समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कहा गया है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको जो है समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये किसने कहा? तो बाबू राम सक्सेना ने कहा। भाषा जो है निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये किसने कहा? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि पूछा जाएगा। भाषा की जो है विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां की बात करें तो पहला जो है पॉइंट, भाषा सामाजिक संपत्ति है, पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, भाषा सतत प्रवहमान सहज और नैसर्गिक होती है, भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। भाषा के विविध रूप की बात करें तो मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा। ये सभी जो है भाषा के विविध रूप हैं। विश्व की जो है भाषाएं और वर्गीकरण। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण की बात करें तो पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमित, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम के अनुसार समझ लीजिए। भाषा है ये जो है दो पार्ट में बटी है, अयोगात्मक और योगात्मक। अब योगात्मक के पार्ट हैं 3, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अब जो है अश्लिष्ट के जो है पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 4 हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत जो है योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट की बात करें तो यहाँ पे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो पार्ट में बटा है। तो अंतर्मुखी की बात करें तो संयोगात्मक और वियोगात्मक, और बहिर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक है। अब जो है प्रश्लिष्ट की बात करें तो यहाँ भी इसके जो है पार्ट हैं कितने? 2, पूर्ण जो है प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। अगला है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए जो है महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक जो है समीपता। अगला पॉइंट है विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। निर्विवाद रूप से 4 जो है भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा
परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। भौगोलिक क्षेत्र एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ जो भाषा परिवार दिया गया है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र पहला है यूरेशिया, यूरोप, एशिया। इसमें जो भाषा परिवार की बात करें तो पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़ परिवार और अगला है काकेशी परिवार। और उसके बाद जो है बुरुसस्की उराल अल्ताई परिवार, छठवां है चीनी परिवार और सातवां है जापानी कोरियाई परिवार। अगला जो भौगोलिक क्षेत्र है ये जो है, और एक तरफ जो है परिवार जो है भाषा परिवार, ठीक है। तो इसके जो पहले ही वाले में 8वां देखेंगे तो अति उत्तरी हाइप एसबोरी भी कहते हैं इसको, बास्क परिवार और शामी हामी परिवार। अब सेकंड है जो है भौगोलिक क्षेत्र में अफ्रीका भूखंड। इसमें जो भाषा परिवार की बात करें तो सुदानी परिवार और बंतू परिवार, होंते तोत बुसमैनी परिवार। अगला भौगोलिक क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय भूखंड। इसमें जो है भाषा परिवार देखेंगे तो पहला है मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन जो है परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। चौथा है अमेरिका भूखंड। ये जो है भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो जो भाषा परिवार है ये अमेरिकी जो है परिवार, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारोपी परिवार में हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपी परिवार की जो है 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम यानी शतम और केंदुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो अब ये शतम वर्ग और केंदुम वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये पहला है शतम वर्ग में भारत ईरानी आर्य भी बोल सकते हैं, बाल्टो एस्लाविक और आर्मीनी अल्बानी इलिरियन। और 5वां है केंतुम वर्ग में जर्मानिक और ट्यूटानिक भी बोल सकते हैं, केल्टिक। 7वां ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। बहुत ही दोस्तों डीपली है ये सब। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो हिंदी में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही कम पढ़े होंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी यानी आर्य भी बोल सकते हैं कि 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। इसी तरह जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम लोग नहीं बता पाते, क्योंकि इजी हम लोग पढ़ने की आदत है हम लोगों की। आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ना सभी क्वेश्चन आप अच्छे से दे पाओगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक रही है, और इसमें जो है वैदिक संस्कृत और दूसरा संस्कृत लौकिक संस्कृत, इसके 2 पार्ट में जो है बांटा गया है। 2000 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व तक ये वैदिक संस्कृत रही है, और 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक क्या रही, संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत रही है। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, ये 500 ईस्वी पूर्व से 1000 जो है ईस्वी पूर्व तक रही है। पाली प्राकृत जो है प्रथम जो है प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 मई तक, सॉरी 1 मई बोल रहे हैं, 1 ईस्वी होगा यहाँ पे। अगला है प्राकृत, ये द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अगला है अपभ्रंश तृतीय प्राकृत, ये जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका माना जाता है टाइम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। हिंदी भाषा का जो है मानकीकरण। मानक भाषा, मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की यह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है, जिसका जो है प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानकीकरण, मानक भाषा के विकास के जो है 3 सोपान। बोली भाषा मानक भाषा है। किसी भाषा का जो है बोल चाल के जो स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना, उसका जो है मानकीकरण कहलाता है। मानक भाषा के तत्व: ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता
सर्वविधि एक रूपता। अगला है मानकीकरण का एक जो है प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कार्य देखेंगे तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का, खा, गा, जा, फा 5 जो है अरबी फारसी जो है ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का जो है प्रयास किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का जो है प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की जो दृष्टि से द्विवेदी युग 1900 से 1920 ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का जो है सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का जो है कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से जो है कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा। छायावाद युग 1918 से 36 व छायावादोत्तर युग 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का जो है मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में 2 संस्थाओं का जो है विशेष योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। भारतीय हिंदी परिषद की बात करें तो भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का जो प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि जो है सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता, हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा जो है माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का जो है स्त्रीकरण विषय पर अपने जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक जो है ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी का जो प्रकाशन किया। हिंदी की जो है बोलियों का क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र यानी हिंदी पट्टी की बात करें तो हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार में है तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ ये उत्तराखंड में है से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। अगला है इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा? दिल्ली आते हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का जो उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत का जो है भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया, जो 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें जो है उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी जो है व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है।
अगला पॉइंट है, इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीत कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का जो उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया है, वे उन्हें भाषाएं नहीं गिनते। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी का जो है वर्गीकरण मुख्यतः सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर है आधारित है, केवल उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा कई विद्वानों ने अपना जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें जो है 5 उपभाषाएं और 18 जो है बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 18 बोलियां आती हैं। अगला है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। एक इसने कहा तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये कहा गया। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं: लिपि चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। अक्षरात्मक जो है और वर्णात्मक 2 पार्ट में बांटे गए हैं। अगला है गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि से विकसित का जो है विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास का जो है आप क्रम इस तरह डायग्राम से समझ सकते हो। उत्तरी ब्राह्मी 360 ईस्वी तक, गुप्त लिपि ये 4वीं से 5वीं जो है सदी, सिद्ध मात्रका लिपि, उसके बाद जो है कुटिल लिपि, ये 2 पार्ट में बांटा गया। देवनागरी लिपि 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी। और ये जो है दोनों सिद्ध मात्रका लिपि और कुटिल लिपि ये 6ठी सदी 8वीं 9वीं सदी तक रही है। और शारदा लिपि की बात करें तो ये गुरमुखी जो है कश्मीरी और लहंदा टाकरी जो है शारदा लिपि के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यहाँ से जितना भी क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन एक दृष्टि में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सम्मेलन की बात करें तो ये अवधि 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ। कहाँ पे? तो नागपुर भारत में हुआ। उद्घाटन द्वारा किसके द्वारा हुआ? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत के द्वारा। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 122 थी इसमें। और प्रतिभागी देश कितने थे? तो 30। शुभवाक्य क्या था इसका? तो ये था वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा सम्मेलन ये बहुत पूछा जाता है, तो ये अवधि 28 से 30 अगस्त 1976। स्थान पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। प्रतिभागी देश कितने थे? तो 17। और प्रतिनिधियों की संख्या कितने थे? तो 181 हो जाएगा। अगला है तीसरा सम्मेलन, अवधि 28 से 30 अक्टूबर 1983। स्थान नई दिल्ली भारत। प्रतिभागी देश 30, प्रतिनिधियों की संख्या 260। चौथा सम्मेलन ये अवधि जो है 2 से 4 दिसंबर 1993। और स्थान पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। पांचवा सम्मेलन अवधि 4 से 8 अप्रैल 1996। स्थान पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो में। और देश कितने भाग लिए? 10। संख्या कितने थे प्रतिनिधियों के? तो ये हो जाएगा 200। विषय क्या था इसका? तो प्रवासी भारतीय और हिंदी। छठा सम्मेलन में 18 सितंबर 1999 में हुआ। स्थान लंदन यूके। और देश 21। और संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा 700। अगला है 7वां सम्मेलन, अवधि 6 से 9 जून 2003। स्थान पारामारिबो सूरीनाम। देश कितना था? 16। और संख्या कितनी थी? 500। विषय क्या था इसका? तो विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। 8वां सम्मेलन इसमें जो है अवधि 13 से 16 जुलाई 2007। और स्थान कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क USA।
और देश 20 और संख्या 800 प्रतिनिधियों की। विषय विश्व मंच पर हिंदी। अगला है 9वां सम्मेलन की बात करें तो ये जो है इसका जो अवधि रही है 22 से 24 सितंबर 2012। स्थान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और देश 30 देशों ने भाग लिया और प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी 200। 10वां सम्मेलन अवधि 10 से 12 सितंबर 2015। स्थान भोपाल भारत में। देश कितने भाग लिए तो 57 और प्रतिनिधियों की संख्या 2000 थी। इसमें 2000 थी, सबसे ज़्यादा थी इसमें तो। उद्घाटन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत द्वारा। विषय क्या था? हिंदी जगत विस्तार एवं जो संभावनाएं। 11वां सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 और स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र पोर्ट लुई मॉरिशस स्थान है इसका। और विषय क्या था? तो हो जाएगा वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। 12वां सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 और कहाँ हुआ तो फिजी देना राव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी। विषय क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अगला है नागरी लिपि का जो प्रयोग काल 8वीं से 9वीं जो सदी ईस्वी से आरंभ हुआ। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी जो प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो संख्याएं मिलती हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की जो सर्वप्रथम प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। नागरी की बात करें तो इसके जो है पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा में बांटा गया है। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी। पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि और असमिया और उड़िया। देवनागरी लिपि का नामकरण की बात करें तो पहला पॉइंट है देवनागरी लिपि को लोक जो है नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों के नाम से इसे जो है नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसमें देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। देवनागरी लिपि का जो है स्वरूप, यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि जो है रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक है। देवनागरी लिपि के गुण, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत। अगला पॉइंट है एक वर्ण संकेत के अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त। जो ध्वनि का नाम यही वर्ण का नाम, मूक वर्ण नहीं। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण का जो है भ्रम नहीं। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी जो है प्रकट करने की क्षमता। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति में बिल्कुल अनुरूप। प्रयोग बहुत व्यापक। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि। भारत की अनेक लिपियों के निकट। देवनागरी लिपि के दोष की बात करें तो पहला पॉइंट है कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन मुद्रण में कठिनाई। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए। अनावश्यक वर्णों स्रा, रि, रा और लियरा, अंगा, इया, सा आज इन्हें जो है कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता है। द्विरूप वर्ण ये जो बने हैं आ, छा, ता, छा, ये भा, छा, रा, अड़ा, सा, स्रा, ला, ये अजीब तरह के वर्ड बने हैं दोस्तों। अगला है समरूप वर्ण, खा में रा व का, धा में घा का, मा में भा का भ्रम होना। वर्णों के संयुक्त करने की कोई जो है निश्चित व्यवस्था नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव।
त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्तीकरण में रा के जो प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति। ई की मात्रा का जो लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद होता है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। तो बाल गंगाधर तिलक का जो है तिलक फॉन्ट 1904 से 26। सावरकर बंधुओं का आ की 12 खड़ी। श्याम सुंदर दास का जो है पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव। ये सभी सुधार किए हैं देवनागरी लिपि में। गोरख प्रसाद का जो है मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव। जैसे कुल क्या हो जाएगा, ये कुल इस तरह लिखा भी जा सकता है। अगला है श्रीनिवास का जो है महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे ये वाला चिन्ह लगाने का सुझाव। हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेलकर के जो है संयोजकत्व में जो है नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 और उसकी सिफारिशें। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आ की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय 1945। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का जो है गठन 1947 और उसकी सिफारिशें। शिक्षा मंत्रालय के जो है देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन खालिस्तान मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी। हिंदी वर्तनी का जो है मानकीकरण 1967 ईस्वी। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का जो है मानकीकरण 1983 ईस्वी आदि। हिंदी भाषा की जो है अधिकृत लिपि के रूप में विकास यात्रा। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी जो है कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा और फारसी लिपि का जो है घालमेल फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 से 1856 की देन थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ थीं, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली व हिंदवी शैली। वे फारसी शैली का दुरूह तथा हिंदवी शैली का गंवारू मानते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदुस्तानी के जिस रूप को बढ़ावा दिया उसका मूलाधार तो हिंदी ही था, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी और वह फारसी लिपि में लिखी जाती थी। विलियम प्राइस 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई। उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी नागरी लिपि में लिखित पर बल दिया। अदालत संबंधी विज्ञप्ति 1837 ईस्वी। वर्ष 1830 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जो है अदालतों में फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। वास्तव में इस विज्ञप्ति का जो पालन 1837 ईस्वी में ही शुरू हो सका। इसके बाद बंगाल में बांग्ला भाषा और बांग्ला लिपि प्रचलित हुई। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में भाषा के रूप में तो हिंदी का जो प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन लिपि के मामले में नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू लिपि का जो प्रचार किया जाने लगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी। फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा शिव प्रसाद का 1968 ईस्वी में उनकी लिपि संबंधी प्रतिवेदन मेमोरेंडम कोर्ट करेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। जॉन शोर एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक जॉन शोर ने फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की थी और न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। बंगाल के गवर्नर एशले के आदेश 1870 ईस्वी व 1873 ईस्वी
वर्ष 1870 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर एसले ने देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि फारसी पर पूरित उर्दू नहीं लिखी जाए, बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो एक कुलीन हिंदुस्तानी फारसी से पूर्णतया अनभिज्ञ रहने पर भी बोलता है। वर्ष 1873 ईस्वी में बंगाल सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पटना, भागलपुर तथा छोटा नागपुर डिवीजनों संभागों के न्यायालयों व कार्यालयों में सभी विज्ञप्तियां तथा घोषणाएं हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जारी की जाएं। वर्ष 1881 ईस्वी तक आते आते उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रांतों बिहार, मध्य प्रदेश में नागरी लिपि और हिंदी प्रयोग को सरकारी आज्ञा जारी हो गई, तो उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को बड़ा नैतिक प्रोत्साहन मिला। गौरी दत्त व्यक्तिगत रूप से मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाएं अविस्मरणीय हैं। गौरी दत्त ने 1874 ईस्वी में अपने संपादकत्व में नागरी प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया। देवनागरी गजट 1888 ईस्वी, देवनागर 1891 ईस्वी, देवनागरी प्रचारक 1892 ईस्वी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदुस्तान का नारा लगाना शुरू किया। 1893 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नागरी प्रचारणी सभा स्थान काशी स्थापना वर्ष 1893। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। वर्ष 1893 ईस्वी में नागरी प्रचार एवं हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस सभा में कचहरी में नागरी लिपि का प्रवेश कराना ही अपना मुख्य कर्तव्य निश्चित किया। अगला है, सभा ने नागरी करेक्टर नामक एक पुस्तक अंग्रेजी में तैयार की, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया था। अगला है, मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल को याचिका या मेमोरियल देना 1898 ईस्वी। मालवीय ने एक स्वतंत्र पुस्तिका कोर्ट करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज 1897 ईस्वी लिखी, जिसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1898 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के काशी आने पर नागरी प्रचारणी सभा का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल मालवीय के नेतृत्व में उनसे मिला और हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक मेमोरियल उन्हें दिया। इन तमाम प्रयत्नों का शुभ परिणाम यह हुआ कि 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को गवर्नर साहब ने फारसी के साथ नागरी को भी अदालतों कचहरियों में समान अधिकार दे दिया। इसलिए अदालतों में नागरी में प्रवेश का श्रेय मालवीय जी को दिया जाता है। शारदा चरण मित्र 1948 से 1917 ईस्वी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मिश्र ने अगस्त 1907 ईस्वी में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की। मिश्र ने इस संस्था की ओर से देवनागर 1907 ईस्वी पत्र प्रकाशित करके भारत की सभी भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का उपक्रम रचा। इस पत्र में भिन्न भिन्न भाषाओं में लेख देवनागरी लिपि में छपा करते थे। ये अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक थे। संविधान सभा में भाषा संबंधित विधेयक पारित 14 सितंबर 1949 ईस्वी। जब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया, तब जाकर लिपि के मामले में विद्यमान द्वैध विवाद अंतिम रूप से समाप्त हुआ। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में स्पष्ट घोषणा की गई, संघ
की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार 150 वर्षों 1800 से 1949 ईस्वी के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई है। अब दोस्तों हम लोग जो है जितना भी परीक्षा संवाद ये जो परीक्षाएं दिख रही हैं इन पे जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक परिवार की जो है प्रमुख भाषा है, ये हो जाएगा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, कन्नड़ हो जाएगा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है तो ये चीनी भाषा परिवार से। कन्नड़ का जो है संबंध किस भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये हो जाएगा भारोपीय। प्राचीन भाषा है अपभ्रंश प्राकृत संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, वैदिक संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो ये हो जाएगा अपभ्रंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, ये हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया, तो ये हो जाएगा राजभाषा का दर्जा दिया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है, 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया है, 14 सितंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है, तो अनुच्छेद 343 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष कौन सा जो है दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 से ये स्टार्ट हुआ है मनाना। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 343 में, भाग 17 में वर्णित है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 343 वन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है, तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है तो भाषा लिखने में किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है, कन्नड़ हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो गुजरात में हो जाएगा। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो नागरी देवनागरी। देवनागरी लिपि का जो है विकास माना जाता है तो ब्राह्मी से माना जाता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। कौन सी विशेषता देवनागरी में है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो ये हो जाए अक्षरात्मक है। प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास खालिस्तान से हुआ है तो कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है तो ये हो जाए 11 है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कलेलकर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो सुनीत कुमार चटर्जी हो जाएगा। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो ये हो जाए काका कलेलकर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। पंजाबी की लिपि है तो ये गुरुमुखी हो जाएगा। देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की जो है 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो ये हो जाएगा अरबी फारसी हो जाएगा। विभाषा एक प्रांत या खालिस्तान में प्रचलित होती है तो उप प्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है तो अपभ्रंश हो जाएगा। विभाषा किसे कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को।
भाषा है तो ये हो जाएगा अर्जित संपत्ति है। किस धातु से भाषा बनी है तो ये हो जाएगा भास। किस देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है तो मॉरीशस हो जाएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है तो ये हो जाएगा सोस्यूर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव सुख मुख सुख का जो अर्थ है तो ये उच्चारण की सुविधा। हिंदी की जो उपभाषा है तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। भाषा संबंधी मूल को कहते हैं तो त्रुटि कहते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा को अग्रणी है तो वैगोत्सी हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय। वाराणसी का जो है बनारस रूप में विकास उदाहरण है तो व्यंजन विपर्यय का। टकसाली भाषा कहते हैं तो ये हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा को। भारत की जो है संपर्क भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा हिंदी। भाषा की जो है प्रमुख प्रकृति है तो ये होता जाएगा जटिलता से सरलता की ओर। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में खालिस्तान रहती है तो ये हो जाएगा निश्चितता। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है तो ये हो जाएगा सरल हो जाती है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है तो हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। अगला है हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी हो जाएगा। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अधिधात्मक। भाषा वैज्ञानिक है तो सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर थे। वैज्ञानिक शैली का जो तात्पर्य किस शैली से है? तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ शैली से है। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो ये हो जाएगा ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है तो ये हो जाएगा शब्द है। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं जो सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शब्द कहते हैं। इसे हिंदी की शैली मानेंगे तो हो जाएगा संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी। हिंदी भारत की जो कौन सी भाषा है? तो ये हो जाएगा संपर्क भाषा है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो ये हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सी राज्य हैं? हिंदी भाषी राज्य के अंदर कौन से राज्य आते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? तो उपभाषा बन जाती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं तो बोली कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा खालिस्तान होता है, विस्तृत होता है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है तो नेपाल की राजभाषा है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो यह संस्कृत भाषा से आए हैं। सिंधी भाषा का जो संबंध किससे है? तो ब्राह्मण से है। ब्राह्मण किसी सिंधी भाषा का जो विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो ये हो जाए ब्राह्मण। आधुनिक भाषाओं में से किसका जो संबंध अपभ्रंश की जो पैताची बोली से है? तो ये हो जाए पंजाबी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का जो सही क्रम है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा से आए हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो है काल कब से कब तक है? तो ये हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी भाषा का जो आरंभ कब से हुआ है? तो 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा के उद्भव का जो सही अनुक्रम है? तो वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी। पाली भाषा का जो अन्य नाम क्या है? अन्य एक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा प्राकृत। पाली भाषा का जो संबंध है किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? तो बौद्ध साहित्य हो जाएगा। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो हो जाएगा कात्यायन। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की आदिजननी है तो संस्कृत है। विकास के दृष्टि से अपभ्रंश की जो है पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो प्राकृत हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है तो ये हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगा आर्य भाषा। अपभ्रंश भाषा का जो काल कौन सा है? ये हो जाएगा 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो ये हो जाएगा 8 स्वर मौजूद थे। अपभ्रंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा संधि कालीन भाषा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो ये आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये हो जाएगा पाली। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लिपि। हिंदी भारत की जो कौन सी भाषा है? तो ये हो जाएगा संपर्क भाषा है। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो ये हो जाएगा राजभाषा। भारत में संवैधानिक रूप से किस हिंदी का जो है क्या रूप है? ये हो जाएगा राजभाषा है। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियों में से है? तो हो जाएगा मालवी, निमाड़ी, बुंदेली। बुंदेली का क्षेत्र है तो ये हो जाएगा झांसी, जालौन, दतिया। रांगड़ी व बांगर बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा हो जाएगा। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हो जाएगा बंगाली। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी, मागधी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो बोली कहा जाता है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ये हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष से प्रकाशित हुआ है? था तो ये हो जाएगा 1967। देवनागरी लिपि के स्थान पर जो है रोमन लिपि स्वीकार करने का जो सुझाव किसने दिया था? तो हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी। किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा गुजरात। किस राजा ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया? तो राजा जयभट्ट के जो है शिलालेख में। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये हो जाएगा अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक लिपि का जो अन्य नाम क्या है? तो ये हो जाएगा किलाक्षर। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का जो सुझाव किसने दिया था? ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो हो जाएगा भाग 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 348। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो हो जाएगा 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं जो इस प्रकार हैं: असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, संथाली, मणिपुरी, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल तथा नेपाली। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है तो वर्ष 1955। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जो आदेश कौन देते हैं? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका जो पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 351। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो हो जाएगा मगही। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैथिली हो जाएगा। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो बिहार हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? बांग्ला। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मगधी हो जाएगा। पंजाब भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पैसाची अपभ्रंश से। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये हो जाएगा भोजपुरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो ये खड़ी बोली हो जाएगा। भारत में जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो असमिया हो जाएगा। किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो असमी हो जाएगा। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ हो जाएगा। बहुरूपी परिवार की भाषा कौन सी है? तो हिंदी, मराठी और गुजराती हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो बहुरूपी हो जाएगा। भाषा द्रविड़ भाषा है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कुई। दक्षिण भारत की जो भाषाएं किस परिवार की हैं? तो द्रविड़ परिवार की हैं। अगला है पहाड़ी बोली है तो जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली। मराठी का संबंध है तो महाराष्ट्री और अपभ्रंश। भाट भाषा किसे कहा जाता है? तो डिंगल को कहा जाता है। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के जो अंतर्गत शामिल राज्य हैं तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हैं। लहंदा का विकास किससे हुआ है? तो पैसाची से हुआ है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोंकणी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी हिंदी। तुलु किस राज्य में
ज़्यादा बोली जाती है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में बोली जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो ये हो जाएगा तुलु हो जाएगा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो आर्य हो जाएगा। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा गुजराती। सिंधी भाषा का जो है विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा बांग्ला। बघेली का जो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो है रीवा, जबलपुर, दमोह, मंडला, नागौद, शहडोल, सतना तथा मैहर। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो 4 व 5। मीराबाई के जो है पद राजस्थानी भाषा की किस जो है बोली में लिखे गए हैं? तो ये हो जाएगा मारवाड़ी हो जाएगा। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली हो जाएगा। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ हो जाएगा। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किया था जो बाबू तोताराम। कौन सी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो हो जाएगा आर्मीनी। निबट्टा किसकी जो उपबोली है? तो बघेली हो जाएगा। संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो हो जाएगा निमाड़ी। बनाफरी इनमें से किस बोली की जो उपबोली है? तो बुंदेली हो जाएगा। बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो हो जाएगा बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय किस शहर में है? तो चेन्नई हो जाएगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण का जो है सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो ये हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? कन्नौजी हो जाएगा। कौन सी बोली आकार बहुला है? कौरवी हो जाएगा। कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? तो मालवी हो जाएगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अपभ्रंश हो जाएगा। कौन सी बोली हिंदी की है? तो ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी। हिंदी का जो है प्रहरी कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। गारो किस राज्य में बोली जाती है? तो मेघालय में। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो देवभाषा है। संस्कृत के जो है ऋण शब्द का जो पाली के रूप में मिलता है? तो ईना हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है? तो ये हो जाएगा अपभ्रंश हो जाएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? तो अवहट्ट हो जाएगा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है? तो बिगड़ा हुआ शब्द हो जाएगा। अब हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अध्यापक प्रश्न कोश को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, भाषा का जो है कौन सा जो कौशल सबसे जो है पहले बच्चा सीखता है? तो ये हो जाएगा सुनना और समझना। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में जो प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसमें सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो इसमें से हो जाए CON इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ACBD, यानी प्राचीन संस्कृत, उसके बाद जो है लौकिक संस्कृत आई, फिर उसके बाद जो है सौरसेनी आई, फिर पश्चिमी हिंदी आई। अगला है भारतवर्ष की आदि भाषा है? तो ये हो जाएगा वैदिक संस्कृत हो जाएगा। वैदिक संस्कृत हो जाएगा। विकास के दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो ये हो जाएगा पाली हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा मराठी नहीं है। संथाली भाषा किस भाषा के परिवार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी खस से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का जो है विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सौरसेनी से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश के जो अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी हो जाएगा। अगला है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हो जाएगा सौरसेनी। महत्वपूर्ण कृति कछड़ायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा अवधी बोली में लिखी गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले जो है हिंदी भाषी प्रस्तावक का जो है नाम क्या था? तो ये हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर था। लिपि किससे कहते हैं? तो ये कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि की को जो है दक्षिण में जो है क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नंदी नागरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो अरबी हो जाएगा। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का जो है श्रेय किसको है? तो ये हो जाएगा लल्लू लाल को है। कन्नड़ का जो है संबंध किस भाषा परिवार से है? ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा पंजाबी हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, तो ये हो जाएगा मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा काल है ये हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक।
भारत के संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को जो है शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा 343, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा हिंदी। लिपि की आवश्यकता होती है तो ये हो जाएगा भाषा को लिखने में। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा जो है स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा चौथा स्थान है, रोमन में लिखा हुआ है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा मराठी हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए जो है हिंदी भाषा का जो है भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। बोली का जो है क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो बन जाती है उपभाषा बन जाती है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ये हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारत की राजभाषा ये हो जाएगा हिंदी। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, ये हो जाएगा चीनी भाषा परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, सभी गलत हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 343 में। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगा भारोपी परिवार की भाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का जो है कौन सा रूप विद्यमान था? तो ये हो जाएगा अपभ्रंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949। संघ की जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 में है। आप देख रहे हो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस जो है विषय का वर्णन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। भारत में हिंदी को जो संविधान की जो किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा 343A(1), ये भी बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा का जो है दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा देव भाषा है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कौन सी जो है भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा मराठी हो जाएगा। देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है तो ये हो जाएगा ब्राह्मी से माना जाता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो ये विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो ये हो जाएगा विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये हो जाएगा अक्षरात्मक है। प्राचीन देवनागरी लिपि का जो है विकास खालिस्तान से हुआ है, तो ये हो जाएगा कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, ये हो जाएगा 11 हो जाएगी। नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे, तो ये हो जाएगा काका कलेलकर हो जाएगा। किस विद्वान ने जो है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी ने। देवनागरी में आ के जो है बारह खड़ी का जो सुझाव किसने दिया था? तो ये हो जाएगा काका कलेलकर ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला है पंजाबी लिपि है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरमुखी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की जो 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी अरबी फारसी हो जाएगा। भाषा है तो ये हो जाएगा अर्जित संपत्ति हो जाएगा। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस में। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो जाएगा सोसियूर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है, तो ये हो जाएगा उच्चारण की सुविधा। भाषा संबंधी मूल को कहते हैं, यह कहा जाता है त्रुटि कहते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाराणसी का जो है बनारस रूप में विकास उदाहरण है, तो ये हो जाएगा व्यंजन विपर्यय का।
टकसाली भाषा कहते हैं तो ये हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, ये हो जाएगा हिंदी है। निम्नलिखित में भाषा की जो प्रमुख प्रकृति कौन सी है, ये हो जाएगा जटिलता से जो है सरलता की ओर। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में खाली स्थान निश्चितता भरा जाएगा रहती है, निश्चितता रहती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, ये हो जाती है सरल हो जाती है। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, ये हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं, ये कहते हैं परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, ये हो जाएगा अंग्रेजी। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिधात्मक होना चाहिए। अभिधात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगा बाल गंगाधर खेर हो जाएगा। प्रथम जो है अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। वैज्ञानिक शैली का जो तात्पर्य किस शैली से है, ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ शैली से हो जाएगा। परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। भाषा के लघुत्तम स्वतंत्र एवं जो सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, ये कहते हैं शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, तो ये हो जाएगा मशनवी। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए, ये हो जाएगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है। हिंदी की जो कितनी उपभाषाएं हैं, ये हो जाएगा 5 उपभाषाएं। किसी जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, ये बोली कहते हैं खस खुरा या गुरखाली भाषा है, तो ये हो जाएगा नेपाल की राजभाषा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, ये हो जाएगा संस्कृत से आए हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, ये हो जाएगा ब्राह्मण हो जाएगा। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका जो संबंध अपभ्रंश की जो पैताची बोली से है, ये हो जाएगा पंजाबी। गैल भैल आदि किस बोली की जो है किस तरह की क्रियाएं हैं, तो ये हो जाएगा भोजपुरी भूतकालिक। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का जो सही क्रम इसमें से बताना है, तो ये संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, इसका जो है सही क्रम है। इनमें से कौन सा जो है गलत है, तो इसमें जो गलत है ये हो जाएगा ऑप्शन बी ही गलत है। रूप रचना के देश से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है। किसी विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का जो है ध्यान आकृष्ट किया, ये हो जाएगा हार्नले। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो है कड़ी कहा जाता है, ये कहा जाता है अपभ्रंश को कहा जाता है। पाली भाषा का जो अन्य एक नाम क्या है, ये हो जाएगा प्राकृत। पाली भाषा का जो संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बौद्ध साहित्य से। पाली भाषा के जो सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, ये हो जाएगा कच्चायन है। इनमें से हिंदी की जो है आदि जननी कौन है, ये हो जाएगा संस्कृत है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की जो पूर्वकालीन अवस्था को क्या नाम दिया जाता है, प्राकृत। अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की है, ये हो जाएगा आर्य। 102 नंबर क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। संस्कृत किस परिवार की भाषा है, ये हो जाएगा आर्य परिवार की भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ये हो जाएगा पाली हो जाएगा। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है, ये हो जाएगा राजभाषा हो जाएगा। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का जो है क्या अब स्वरूप है, ये हो जाएगा राजभाषा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, ये हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित हो जाएगा। संस्कृत के ऋण शब्द का जो है पाली में कौन सा जो है रूप मिलता है, ये हो जाएगा इना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का जो है मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ये हो जाएगा 1967 हो जाएगा। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अपभ्रंश हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो है प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा गुजरात में।
देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? ये दिया था श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ये हो जाएगा भाग 17 में हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? ये हो जाएगा 348 करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ये हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा राजस्थानी। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए छत्तीसगढ़ी हो जाए। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा मगही हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बीजी खेर हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति देते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? ये हो जाएगा तमिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ये हो जाएगा अवहट्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का जो उल्लेख किया गया है जिनका जो है पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया? 343 से 351। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का जो है प्रयोग किया जाएगा? ये हो जाएगा 351 हो जाएगा। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये हो जाएगा भोजपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? ये हो जाएगा 1000 ईस्वी हो जाएगा। असम की राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा असमिया हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा अपभ्रंश हो जाएगा। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा असमिया हो जाएगा। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? ये हो जाएगा असमी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा कन्नड़। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? ये हो जाएगा मलयालम हो जाएगा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लिपि कहते हैं। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगा बहुरूपीय हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ये हो जाएगा मराठी हो जाएगा। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ये हो जाती है बंगाली। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी खासी हो जाएगा। द्रविड़ भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए द्रविड़ परिवार की है। अगला है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जो है नई जबान कौन सी है? ये हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो डिंगल को कहा जाता है। आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है? तो ये हो जाएगा मुंडा हो जाएगा। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा कोंकणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? ये हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ये हो जाएगा तुलु हो जाएगा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? ये हो जाएगा आर्य परिवार की भाषा। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा गुजराती ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ये हो जाएगा ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। प्रतिवर्ष कौन सा जो है दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 14 सितंबर को। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? ये हो जाएगा बांग्ला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा अलीगढ़ में। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपी भाषा परिवार की शाखा है? ये हो जाएगा अर्मीनी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ये हो जाएगा चेन्नई में है।
इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौजी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ये हो जाएगा कौरवी हो जाएगा। हिंदी का जो प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। 166 नंबर क्वेश्चन, अभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हो जाएगा बिगड़ा हुआ शब्द। अभ्रंश को अड़ा भाषा किसने कहा? तो ये हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी ने कहा। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? ये हो जाएगा 3 भेद हैं। नागरिक प्रचारी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक में किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है? ये हो जाएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? ये हो जाएगा भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। मध्य देशीय या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की जो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है? तो हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा माना। बिहार की लिपि क्या है? ये हो जाएगा कैथी लिपि हो जाएगा। देवनागरी लिपि क्या है? ये हो जाएगा अक्षरात्मक लिपि। दिल्ली की राजभाषा क्या है? ये हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे चैनल नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।